हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था संबंध एवं फलन, तो इसमें बच्चों हमने पहले कुछ चीज़ें प्रश्नावली, जो इसकी पहली वाली प्रश्नावली थी 201, इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्रमित युग्म और क्या कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन मैंने तुम्हें बताया था कि ये हम जब पढ़ेंगे तो इसकी मदद से हम आगे संबंध को समझेंगे। ठीक है ना, संबंध फलन को इसकी मदद से समझेंगे। तो बच्चों अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो बच्चों वो है संबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संबंध पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इसे हम जो हमने अभी कार्तीय गुणन पढ़ा उसकी मदद से भी इसको थोड़ा सा हेल्प से भी इसको समझेंगे। संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। ठीक, तो बच्चों संबंध, अगर तुम नॉर्मली तुम बोलोगे संबंध, ठीक है ना, तो तुम्हें हिंदी भाषा में संबंध का मतलब पता ही ना, मतलब किसी का किसी के साथ मतलब जुड़ाव, एक तरीके से ये संबंध हो गया। ठीक है, संबंध कई तरीके के संबंध तुमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से जैसे फैमिली में ही तुम देखते हो, कई सारे संबंध देखते हो ना। ठीक है, तो जैसे भाई का संबंध बहन के साथ, ठीक है ना, भाई बहन का संबंध हो गया। ठीक है, ऐसे पिता का संबंध पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, ठीक है ना, पति का पत्नी के साथ, ठीक है ना, तो इस टाइप के रिलेशन देखते हो, गुरु का शिष्य के साथ। ठीक है, तो ये सब संबंध तुम पढ़ते हो कि ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों, लेकिन अब तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों संबंध भी कुछ इसी प्रकार से, लेकिन इसमें ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि तुमने अभी पहला चैप्टर जो पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? समुच्चय पढ़ा था ना। तो इस बार जो संबंध होगा वो दो समुच्चयों के बीच के अवयवों के मध्य संबंध बनेगा। ठीक है, मतलब एक समुच्चय तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना, एक समुच्चय तुम्हें दे रखा है ए, और एक समुच्चय मानो दे रखा है बी, और इसके मान लो अवयव है, इसमें कोई अवयव है मान लो ए बी सी है, और इसमें कोई अवयव है मान लो एक्स वाई जेड है। तो इनका किसके साथ संबंध है? ए का संबंध क्या एक्स के साथ है, या बी का संबंध वाई के साथ है? किसका किसके साथ संबंध है? तो यहाँ पे किसी एक समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के साथ बताया जाता कि संबंध है या नहीं है, और वो संबंध किस प्रकार से है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब समुच्चय के अवयवों में किस प्रकार संबंध होता है, और गणितीय भाषा में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं इस संबंध को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमने पहले इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी के साथ कार्तीय गुणन। तो मैं सबसे पहले इसके अगर डेफिनेशन संबंध की बच्चों बताऊं, ठीक है, तो किसी सामान्य भाषा में बिल्कुल मैं बताऊं तो किसी भी समुच्चय ए का किसी समुच्चय बी के साथ जो संबंध होता है वो होता है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, सामान्य डेफिनेशन यही हो गई। ठीक है, ए से और अगर बी में कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, तो वो क्या होता है? हमेशा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अब इसको, ये तो एक तरीके की डेफिनेशन हो गई, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे, पहले ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने डेफिनेशन लिख ली, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध। ठीक है ना, ए से बी में संबंध। ठीक है, इसको इसी तरीके से बोला भी जाता है कि संबंध किससे? ए से और बी में संबंध है, ये बी से सी में है, डी से ई में है, इस तरीके से कहा जाता है। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से और किसी अरिक्त समुच्चय बी में संबंध। अरिक्त क्यों बोल रहे हैं? अरिक्त का मतलब है कि वो रिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय होगा जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? फिर संबंध किसका संबंध किससे निकालेंगे? कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अरिक्त समुच्चय मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी मतलब अरिक्त समुच्चय होना चाहिए में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ज़रा कि कैसे उप समुच्चय कैसे होता है। मान लो मैंने एक समुच्चय लिया, मैंने लिया ए बी सी, ठीक है ना, और एक मैंने समुच्चय बी लिया। ठीक है, वो लिया मैंने मान लो 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसका ए क्रॉस बी निकालूं तो वो क्या निकलेगा? ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकलेगा? ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो क्या निकलेगा? A1, ठीक है ना, A2, A3, B1, B2, B3, C1, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना हमने, C2,
C3। ठीक है बच्चों, तो ये A क्रॉस B आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या बोला, देखो किसी अरिक्त समुच्चय A से और B में संबंध जो होता है कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। तो बच्चों जो संबंध आएगा, ठीक है ना, जो रिलेशन उसको जो संबंध है, ठीक है ना, उसको जो निरूपित किया जाता है नॉर्मली, वो संबंध को किससे निरूपित किया जाता है, R से। ठीक है ना, R से निरूपित किया जाता है, सामान्यतः R से निरूपित किया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो R है रिलेशन है, ठीक है, ये संबंध है एक तरीके से R, वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसका, A क्रॉस B का। A क्रॉस B ये आया ना। तो बच्चों जो संबंध निकल सकते हैं A से B में, जो संबंध हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके उप समुच्चय। अब तुम उप समुच्चय जानते हो कि उप समुच्चय में तो कई सारी चीज़ें हो सकती है। उप समुच्चय फाई भी होता है। उप समुच्चय क्या होता है, खाली सिंगल सिंगल वाले, मतलब खाली ये आए A1 A2 आए, ठीक है ना। या उप समुच्चय ये भी हो सकता है कि कोई खाली 3 अवयव ले, A1 A2 और A3, बस ये 3 ही अवयव ले। ये समझ में आ रहा है ना, इसके अवयव कितने हैं बच्चों, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं इसमें, ठीक है ना। तो A क्रॉस B में मतलब इसका जो उपसमुच्चय है उसमें कोई भी एक उपसमुच्चय मान लो हम ले लेते हैं, कोई एक, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम एक उपसमुच्चय लेते हैं, ठीक है ना, एक उपसमुच्चय हम ले लेते हैं। ये मैं केवल समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। एक उपसमुच्चय हमने इसका ले लिया, क्या ले लिया, मान लो A1 लिया और B2 लिया, ठीक है ना, और C1 लिया, ठीक है ना। एक मैंने उपसमुच्चय ये ले लिया मान लो, वैसे तो बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकते थे, मैंने एक उपसमुच्चय ये लिया, ठीक है। तो अगर हमें कोई कंडीशन बच्चों, वो क्वेश्चन में कंडीशन दी रहती है, ठीक है, तो ये भी उसका एक रिलेशन हो सकता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें दरअसल ये होता है, इसमें होता है कि A का संबंध 1 के साथ है, B का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है, और C का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। अब तुम्हें पता है ना, देखो A जो है ये पहला वाला समुच्चय है ना, A तो पहला वाला समुच्चय है ना, ठीक है ना, और B कौन सा वाला समुच्चय है, दूसरा वाला है। A में क्या है, A B C है, B में क्या है, 1 2 3 है। अब हमने बोला था कि जो संबंध होता है वो इसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, मतलब इन्हीं में से आने वाला है। मतलब उपसमुच्चय से मतलब है कि इन्हीं में से कुछ हमारा आंसर आने वाला है वो संबंध में, मतलब इन्हीं में तो कुछ संबंध निकलेगा। मतलब संबंध ऐसे ही तो निकलेगा कि A का संबंध 1 के साथ हो सकता है, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, या B का 1 के साथ, B का 2 के साथ, ऐसे ही तो होगा संबंध बच्चों। इसके अलावा और कोई संबंध हो सकता है, खुद ही सोचो, ठीक है। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि जो संबंध अगर आएगा तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा, मतलब संबंध आएगा तो कुछ ऐसा ही आएगा, इन्हीं के बीच आएगा। मतलब अगर ऐसा होगा किसी के बीच में भी कोई संबंध है ही नहीं अवयवों का, तब फाई आ जाएगा। फाई भी तो इसका उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का, ठीक है, वो भी उसका उपसमुच्चय होता है। अगर सबका संबंध सबके साथ ही है तो ये पूरा आ जाएगा, A क्रॉस B सारा का सारा ही आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो ये है, तो इस केस में क्या है, संबंध केवल क्या है, A का संबंध 1 के साथ है, B का संबंध क्या है, 2 के साथ है, और C का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है, ठीक है। तो संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो संबंध होता क्या है, वो कंडीशन किस में दी होती है, वो कंडीशन दिया होता है क्वेश्चन में। जो तुम्हें अब क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ठीक है, जो तुम्हें कंडीशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा कि वो उपसमुच्चय में से कौन सा वाला तुम्हें लेना है, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हें वहाँ क्वेश्चन से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं कि अगर जो संबंध मान लो ये बन गया, ठीक है, तो इसमें जो ये दूसरा वाला ध्यान रखना, दूसरा वाला, एक इसमें पहला वाला होता है, एक दूसरा वाला। तो हमेशा जो दूसरे वाले को पहले वाले का क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ही बोलूँ, ठीक है, मानो ये संबंध है, ठीक है, माना क्या है, यह एक क्या है, संबंध है, ठीक है। अगर ये संबंध है ना, तो तब हम बोलेंगे कि ए का प्रतिबिंब क्या है, ए का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है ना, इमेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, इंग्लिश में। A का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, मतलब पहले वाले का प्रतिबिंब वो दूसरा वाला होता है, मतलब प्रतिबिंब दूसरा वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। जो दूसरा वाला होता है ये प्रतिबिंब कहलाते हैं, ठीक है। किसका प्रतिबिंब, पहले वाला का, जिसके साथ वो उसका संबंध है। मान लो A का संबंध 1 के साथ है ना, तो A का प्रतिबिंब 1 है। प्रतिबिंब कौन सा आया, ये आया 1 प्रतिबिंब है, किसका प्रतिबिंब है, 1 का। ऐसे ही इसमें देखें हम, तो B का प्रतिबिंब क्या है, B का प्रतिबिंब कितना है, B का प्रतिबिंब 2 है। ऐसे ही C का प्रतिबिंब कितना है, C का प्रतिबिंब कितना है, C का प्रतिबिंब 1 है। तो बच्चों ये समझ में आएगा, प्रतिबिंब वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो दो अवयवों का जब आपस में संबंध होता है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला समुच्चय है, ठीक है, उसके अवयव को क्या बोलते हैं,
पहले वाले समुच्चय के अवयव का प्रतिबिंब कहते हैं, जिसके साथ उसका रिलेशन होता है, जिसके साथ उसका संबंध होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, द्वितीय घटक क्या है, प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय मतलब ये दूसरा वाला घटक, ठीक है ना, ये पहले वाले घटक का मैंने बताया था ना, क्रमित युग्म में इसको प्रथम घटक बोलते हैं, इसे द्वितीय घटक बोलते हैं। तो ये दूसरे वाले घटक होते हैं जो हम रिलेशन हमने लिया है, ठीक है। इसमें जो दूसरा वाला घटक है वो पहले वाले घटक का क्या कहलाता है, ठीक है, वो इसका प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे बच्चों इसमें। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रांत, ठीक है ना, प्रांत। तो इसमें इसको बच्चों ये जैसे उपसमुच्चय था ना, ये एक तरीके से संबंधी था ना, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये रिलेशन है, इसी पे हम सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं आर है। बाकी अभी जब उदाहरण आएगा ना तो उससे भी यही चीज़ दोबारा से वेरीफाई हो जाएगी बच्चों, ठीक है, यही वाली चीज़ दोबारा से वेरीफाई हो जाएगी जब उदाहरण आएगा, ठीक है। सेम है, ये तो ये आर रिलेशन है एक तरीके का। एक आर जो रिलेशन होता है ना वो भी एक तरीके का क्या होता है, समुच्चय ही होता है बच्चों, लेकिन उसके जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तुम्हें दिख रहे होंगे। तो आर अपने आप में एक समुच्चय ही है, लेकिन वो समुच्चय किसका उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और उसमें इस तरीके से अवयव आते हैं, ठीक है। हर एक अवयव से हमें ये पता चलता है कि किसका संबंध किसके साथ है, ठीक है, एक का संबंध इसके साथ है। तो अब हम बच्चों प्रांत पढ़ने जा रहे हैं। प्रांत किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रांत में बच्चों, प्रांत उसको कहते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले दिख रहे हैं जो इसके प्रथम घटक, ठीक है ना, तो इसमें क्रमित युग्मों के जो प्रथम घटक है उसको क्या कहते हैं, संबंध का प्रांत कहते हैं। जो प्रांत की डेफिनेशन क्या होगा, प्रांत की डेफिनेशन है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आ रहा है उसके जो भी क्रमित युग्म है, ठीक है ना, ये क्रमित युग्म दिख रहे हैं, उसके सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो उसके जो पहले प्रथम घटक के जो देखो पहला वाला घटक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, तो यहाँ पे अगर हम प्रांत बोलें तो प्रांत कितना आ गया यहाँ पे, ए बी और सी। तो बच्चों अभी मैं और अच्छे से तुम्हें समझा देता हूँ जरा प्रांत का क्या मतलब हुआ। प्रांत का मतलब होता है, कुल मिला के प्रांत को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, थोड़ा इसका चित्र थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ मैं। अगर ये है ए, ये है बी, ये है ए बी सी, बल्कि मैं इसमें अगर एक और लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब 1 2 3। तो अगर हमने ये एरो लगाया कि ए का संबंध 1 के साथ था, बी का संबंध हमने 2 के साथ किया था और सी का संबंध हमने किसके साथ किया था, 1 के साथ। तो बच्चों प्रांत दरअसल वो होता है कि जहाँ पे जो जिसका रिलेशन इधर की साइड वालों के साथ होता है, मतलब जिन पे टिक लगा हुआ होता है, मतलब जिनका रिलेशन है इधर वाले, जो इधर वाले ए के, वो सब प्रांत के अंदर आते हैं। तो प्रांत में क्या आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। मान लो इसमें एक और होता, ठीक है ना, एक चीज़ और होता, और वो क्या होता, उसका संबंध किसी के साथ ना होता। मान लो यहाँ पे डी भी लिखा होता, ठीक है ना, अभी मैंने दरअसल ए में डी लिया ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बाई चांस यहाँ पे डी भी होता, ठीक है। अभी इसको उदाहरण से जैसा कि मैंने बोला और अच्छे से समझ लेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डी भी होता तो तब उस डी को हम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं है। तो प्रांत में केवल वो आते हैं जिनका क्या होता है, किसी के साथ संबंध होता है। और इस वाले रूप में अगर देखें, ये तो R1 वाला रूप है ना, ठीक है, इस वाले रूप में देखें तो ये प्रथम घटक वाले ले लेने तुमने, बस ए बी सी पहले वाले ले लिए, तो ये प्रांत में आ गए। तो ये पहले वाले, ये जो प्रांत में अवयव होते हैं बच्चों, ठीक है ना, प्रांत के जो अवयव हम लेते हैं वो किसके लेते हैं, पहले वाले समुच्चय के अवयव लेते हैं। लेकिन कौन से वाले अवयव लेते हैं, वही अवयव लेते हैं जिनका दूसरे वाले के साथ रिलेशन होगा। सारे नहीं आते, ठीक है ना, प्रांत में ऐसे नहीं कि एक के तुमने सारे ले लिए, सारे नहीं, केवल वही वाले जो जिनका किसी के साथ क्या है, इसमें रिलेशन है, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए ऐसा करते हैं, ए का एक के साथ, बी का 2 के साथ करते हैं, सी का अगर हम थोड़ी देर के लिए ना लें तो और अच्छे से हमें ये समझ में आएगा, सी का ना लें, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस वाले को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हमें अच्छे से थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है ना। अब हम इसको बोलेंगे कि खाली जो हमारा प्रांत है उसमें क्या है, नहीं तो तुम्हें ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये प्रांत में सारा का सारा ए तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सारा ए नहीं ले रहे हैं, केवल वो ले रहे हैं जिसमें क्या है, अब हम लिख रहे हैं ए का संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, बस ये है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया हमारा प्रांत क्या होता है। प्रांत केवल वो होता है जिनका संबंध होता है। तो ए का 1 के साथ संबंध है और बी का संबंध 2 के साथ है, तो प्रांत में केवल ए और बी आएंगे, मतलब पहले वाले
पहले वाले समुच्चय के वे अवयव जिनका संबंध दूसरे वाले समुच्चय के अवयवों के साथ होता है केवल वही प्रांत के अंदर आते हैं। और इसको इस वाले रूप में बोलें तो बोलेंगे कि क्रमित युग्मों के प्रथम घटक ही किस में आते हैं, केवल प्रांत में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में, अब तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा कि प्रांत में किसके अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर तुम्हें प्रांत समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिसर पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट बच्चों। तो सेम जैसे प्रांत होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रांत किसके लिए होता है, ए के लिए, मतलब पहले वालों के लिए होता है ना। ए जो पहला वाला समुच्चय है उसके लिए जो प्रांत होता है, ठीक है ना। तो सेम बी वाले जो समुच्चय उसके जो अवयव है, ठीक है ना, मतलब जिनका रिलेशन है वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, परिसर के। आया समझ में। मतलब अगर हम घटक के रूप में बोलें तो हमने अभी तक क्या बोले थे, जो प्रथम घटक हैं वो प्रांत कहला रहे थे ना। अब हम बोलेंगे परिसर, तो परिसर में बच्चों द्वितीय घटक आते हैं। ठीक है ना, तो क्रमित युग्म के जो द्वितीय घटक हैं वो परिसर में आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, द्वितीय घटक परिसर में आ जाएंगे। और अगर यहाँ की बात करें तो जो दूसरा वाला समुच्चय है उसमें जिन जिन का संबंध है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम एक का संबंध है, दो का संबंध है, तीन का किसी के साथ नहीं है, तो हम एक और दो को हम किसके अंदर लिख लेंगे, परिसर में लिख लेंगे। तो बच्चों सेम जैसी शुरुआत, मतलब पहले वाला समुच्चय का जैसा प्रांत हो रहा था ना, वैसे ही दूसरे वाले समुच्चय का क्या होगा, परिसर होता है। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे परिसर की डेफिनेशन लिख दी है। सेम वही वैसी डेफिनेशन है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी, लेकिन अब प्रथम घटक की जगह मैंने लिख दिया द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। तो परिसर में क्या आ जाएंगे, इस बार एक और दो आ जाएगा। ठीक है, प्रांत पहले वाले का, परिसर दूसरे वाले का, लेकिन केवल वही अवयव जिनका संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक और चीज़ आती है इसमें, सह प्रांत। तो ये सह प्रांत बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान रखना होता क्या है। सह प्रांत दरअसल जो समुच्चय बी होता है ना, मतलब दूसरा वाला समुच्चय, उस पूरे के पूरे समुच्चय को ही क्या बोलते हैं, सह प्रांत कहते हैं। समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। मतलब जो दूसरा वाला समुच्चय होता है, बी से मतलब है जो सेकंड वाला, मतलब एक समुच्चय से दूसरे में रिलेशन होता है ना, तो जो दूसरा वाला समुच्चय होता है उस पूरे के पूरे समुच्चय को ही क्या बोल देते हैं, सह प्रांत बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इस केस में हम देखें तो दूसरा वाला समुच्चय क्या, दूसरे वाले समुच्चय में क्या चीज़ था, 1 2 3 था ना, 1 2 और 3, ये पूरा का पूरा ही सह प्रांत है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतनी चीज़ें बच्चों हमने पढ़ ली हैं। अब इसको संबंध को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों संबंध को हम लिख सकते हैं, एक तो हम संबंध को लिख सकते हैं रोस्टर रूप में। तो तुम देखोगे संबंध को अगर रोस्टर रूप में लिखना, तो बच्चों रोस्टर रूप तो ये है संबंध का, रोस्टर रूप ऐसे। रोस्टर रूप पता है ना तुम्हें, जिसमें अवयव लिखते हैं, कॉमा कॉमा लग के और ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है तीर आरेख, वो ये वाला है। ठीक है, वो भी अभी हम एग्जाम्पल से उसको अच्छे से समझेगा। और एक तीसरा भी होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों जो संबंध है कोई भी, ठीक है ना, उसको हम कितने तरीक़ों से प्रदर्शित कर सकते हैं। संबंध को जो सामान्यतः है वो है एक रोस्टर रूप है। ठीक है, रोस्टर रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, और एक है तीर आरेख, मतलब डायग्राम बना के तीर आरेख। ठीक है बच्चों, तो ये तीन तरीके से हम संबंध को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना, निरूपण, संबंध निरूपण कैसे कैसे निरूपित कर सकते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, तो उससे हमें और अच्छे से, उसमें हम जो अब हम उदाहरण देखने जा रहे हैं बच्चों, उसमें तीनों रूप हम देख लेंगे इसके, रोस्टर भी, समुच्चय निर्माण भी और तीर आरेख भी। तो और इसके साथ ही ये तीनों रूप तो देखेंगे, और जो हमने अभी तक प्रांत, परिसर, सह प्रांत, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये भी हम इससे अच्छे से समझ लेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं क्या है उदाहरण 7। उदाहरण 7 में दिया है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय a दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मान लीजिए कि a, ठीक है, ये दे रखा है R द्वारा A से A में एक संबंध
परिभाषित, बल्कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ए बराबर इतना और फुल स्टॉप है यहाँ पे, मतलब ये ख़त्म हो गया सेंटेंस। ठीक है, कि माना कि ए कोई क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, और फिर कहा है, आगे पूछा गया है कि आर द्वारा, ठीक है ना, ए से ए में एक संबंध, मैं आर लिखना भूल गया, ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं काट देता हूँ, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। जो क्वेश्चन ये है, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर देख लीजिए, मान लीजिए कि a बराबर ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, a जो समुच्चय ये है, ठीक है, इतना हो गया। अब r द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। r द्वारा, r क्या है, ये r एक रिलेशन है बच्चों, संबंध है, ठीक है ना, तो r एक रिलेशन है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्म है बच्चों, ये कौन सी फॉर्म है, ये है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। रोस्टर रूप में हमने देखा, रोस्टर रूप में कैसे आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में हम अवयव को लिखते जाते हैं ना, A2 3 3 4 A1, ठीक है ना, C2, इस तरीके से वो रोस्टर रूप हो गया। तीर आरेख अलग हो गया। और जो हम बात कर रहे थे कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो बच्चों ये है वो समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में वैसे नॉर्मली हम ऐसे लिखते थे ना, एक्स सच दैट, और फिर एक्स के बारे में लिख देते हैं कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, या एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है और एक प्राकृत संख्या है, इस तरीके से हम लिखते थे ना। तो अभी यहाँ पे एक्स नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कार्तीय गुणन में लिखते थे, ठीक है। कार्तीय गुणन में भी एक्स कॉमा वाई के रूप में ही आता था ना, और ये कार्तीय गुणन का ही एक तरीके से उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही आना चाहिए। तो बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, जो संबंध जो होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है, तो अब संबंध है क्या, किसका किसके संबंध है, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों। देखो पहला वाला है x और दूसरा वाला है y, ये समझ लो सबसे पहले। तो फर्स्ट वाला अवयव प्रथम घटक मतलब क्रमित युग्म का वो x है, दूसरा वाला क्या है y। रिलेशन ये दे रखा है बच्चों, क्या रिलेशन दे रखा है, देखो ध्यान से, ये दे रखा है कि y बराबर है x+1, मतलब y का मान क्या है, x से 1 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसकी मदद से हम रोस्टर रूप में भी बना लेते हैं, और इसी की मदद से हम किसके रूप में भी बना लेते हैं, इसकी मदद से हम इसको तीर आरेख भी बना लेते हैं। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं इसका हल, ठीक है। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, लिखा है ना, तो मैं तीर आरेख से भी दर्शा लेते हैं और साथ में इसको रोस्टर रूप में भी कर लेते हैं। देखो तीर आरेख बनाऊंगा मैं, तो उसी से मैं रोस्टर रूप में भी बना लूँगा। देखो बच्चों कैसे ये है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है बच्चों की, जो हम बोलते हैं ना इसमें कि मैंने बोला था एक पहला वाला जो समुच्चय होता है वो ए होता है, दूसरा वाला समुच्चय बी होता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन ये कई सारे क्वेश्चन बच्चों इसमें ऐसे होंगे कि ए से और ए में भी हो जाता है, मतलब पहला वाला भी ए और दूसरा वाला भी ए, ऐसा भी होता है। कभी कभी इसको ऐसे भी नहीं पढ़ते, मतलब ए से ए में ना बोल के वो खाली लिखते हैं ए पर एक संबंध। बच्चों अगर कभी भी ये लैंग्वेज लिखी हो ना कि ए पर संबंध या बी पर संबंध या सी पर संबंध, तो इसका मतलब होता है ए पर संबंध का मतलब होता है ए से और ए में ही, ठीक है ना। बी पर का संबंध का मतलब होता है बी से और बी में, ठीक है। सी पर का मतलब सी से सी में। तो यहाँ पे जो पहला वाला भी ए है बच्चों और दूसरा वाला भी ए है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि 2 होने चाहिए थे, एक ए अलग होना चाहिए था, बी अलग होना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, कहा ए से और ए में ही है संबंध। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो सबसे पहले ऐसा करो कि अवयव लिख दो, ए में अवयव हैं कौन कौन से, 1 से लेकर 6 तक ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी ए ही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमको क्या करना है, अब संबंध बताना, मतलब एरो लगाने हैं हमको, तीर आरेख, तीर लगाने। तो बच्चों तीर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे किसका संबंध किससे। तो बच्चों एक्स वाई, ध्यान रखना, एक्स इसके वाले एक्स हैं, ध्यान रखना, इसके वाले अवयव क्या है, स्मॉल एक्स, छोटा एक्स। और दूसरा वाला जो समुच्चय होता है उसके अवयव एक तरीके से क्या होते हैं, ये वाले सेकंड वाले, ठीक है, वाई। ये स्मॉल एक्स हो गया और ये हो गए स्मॉल वाई। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें जब हम इसमें एरो लगाएं तो समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। ये वाले एक्स वाले,
ये वाले y वाले। अब यहाँ से हम रिलेशन देखेंगे बच्चों की किस एरो किसका किसके साथ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन है क्या, ये है ना रिलेशन y इक्वल टू x+1 है ना। ठीक है, इससे हम इजीली पता लगा लेंगे कि किसका संबंध किसके साथ होने जा रहा है। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू अगर रखेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले रखो 1। ठीक है, ये वाले x के है ना, ये वाले पहले वाले x के और ये वाले के हैं y के। तो हमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी। तो अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ से बच्चों y बराबर कितना आएगा, देखो y बराबर कितना आएगा 1+1, यानी कि कितना जाएगा y बराबर 2। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली 2। इसका मतलब है इधर वाला x होता है बच्चों, इधर वाला y। तो 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, यानी कि हम करेंगे 1 का हम एरो लगा देंगे 2 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरो लगेगा बच्चों। नेक्स्ट ऐसे ही है, अगर x की वैल्यू अब क्या है 2, तो हम इसको मतलब इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी अगर हमें समझ में आ गया। ये ध्यान से देखोगे y क्या है, x से 1 ज़्यादा है। देखो x की वैल्यू जो रखते जाएंगे y की वैल्यू 1 ज़्यादा मिलती जाएगी। 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, ऐसी 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, 4 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, और 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 6 मिलेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद 6 रखेंगे जब हम, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 7। तो 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, 7 है यहाँ पे, तो 6 का हम एरो 7 पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, तो बस इतने तक ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू जब तुमने 1 रखी तो इतना आया। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जब 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ठीक है, x की वैल्यू जब 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5, और ऐसी x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक है, तो इसकी मदद से बच्चों हम क्या करेंगे, ये तुम अगर फेयर में करना चाहते तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते तो अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिलेशन किस तरीके से बनता है तो तुम ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये तो बच्चों बन गया तीर आरेख। अब हमको इसको अगर लिखना है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप कौन सा वाला होता है, क्रमित युग्म वाला रूप। ठीक है ना, रोस्टर रूप में हम बहुत ईजीली इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, 1 का संबंध किसके साथ है 2 के साथ ना, 1 का 2 के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे 1,2, मतलब 1 का संबंध हो गया 2 के साथ। फिर 2 का किसके साथ है 3 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,3। फिर 3 का किसके साथ है 4 के साथ, तो 3,4। ऐसी 4 का किसके साथ है 5 के साथ, तो लिख देंगे 4 और 5। ऐसी 5 का 6 के साथ है तो 5,6। तो बस ये हो गया। तो इस तरीके से रोस्टर रूप में भी आ गया। तो कहा गया था हमसे इस संबंध को तीर आरेख से बताइए, तो तीर आरेख में तो हमने बताया ही। साथ में अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए तो हमने रोस्टर रूप में भी ऐसे लिख सकते थे। और अगर तीर आरेख में भी पूछा तो कोई बात नहीं, रोस्टर रूप में तुम अपनी ओर से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट क्या पूछा है, आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताइए। तो ये मैंने तुम्हें बताया था आर का प्रांत। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला था मैंने, प्रांत याद आ रहा। ठीक है, प्रांत मैंने ये बोला था जो पहले वाला समुच्चय होता है, जो पहले नंबर पे होता है, एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पे हैं तो दोनों ए, लेकिन जो पहले है तो उसमें जिन जिन पे एरो लगे होते हैं, ठीक है, तो उन सब का समुच्चय, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6 पे एरो लगा नहीं, तो प्रांत में केवल 1 से लेकर 5 तक आएगा। एक तो मैंने ये बताई थी डेफिनेशन, या मैंने बोला था अगर रोस्टर रूप में तुम्हें मिले हुए तो इसके पहले वाले ले लेने, 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रांत तुम्हें आ गया होगा समझ में, क्या है इसका, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बच्चों ये प्रांत तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिसर। ठीक है, जैसे प्रांत होता है बच्चों सेम ऐसे ही परिसर भी होता है ना। ठीक है, प्रांत के लिए हम इस वाले पहले वाले को देखते थे, तो परिसर के लिए हम सेकंड वाले को देखेंगे। इसमें सेकंड वालों में जिन जिन में एरो लगा है उनको देखेंगे, तो कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, इन पे ही तो एरो लगा है, 2 से लेकर और 6 तक लगा, एक छूट गया। ठीक है, और यह हमारा देखने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम अगर रोस्टर रूप में दिया है तो हम दूसरे वाले घटक देखते हैं, तो कौन से, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से परिसर 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा अभी। नेक्स्ट बच्चों इसमें है सह प्रांत। ठीक है, सह प्रांत भी पूछा गया, सह प्रांत। तो सह प्रांत मैंने क्या बताया था, जो दूसरा वाला समुच्चय वो सह प्रांत कहलाता है।
दूसरा वाला। तो बच्चों जो दूसरा वाला समुच्चय ध्यान से देखो कौन सा, ए ही तो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा ये क्या आ जाएगा, सह प्रांत। ठीक है, तो सह प्रांत में ये दूसरा समुच्चय पूरा ले लेते हैं। इसमें ये नहीं देखते कि एरो लगा है या नहीं लगा है, दूसरे वाले को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो मैंने क्या बताया, आर का परिसर कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, आर का परिसर तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सह प्रांत जैसा कि मैंने अभी बताया जो दूसरा वाला है, ए पूरा का पूरा हम सह प्रांत में ले लेंगे। ठीक है, प्रांत और परिसर में केवल उसी में लेते हैं जो एरो लगते हैं जिनमें। ठीक है, और प्रांत लेते हैं हमेशा, या अगर रोस्टर रूप में तो जो प्रथम घटक वाले हैं वो सारे प्रांत में आ जाते हैं, जो द्वितीय घटक वाले हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, परिसर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अभी इसमें कुछ उदाहरण और हैं लेकिन वो हम बाद में करेंगे, और अभी तुम इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करोगे होमवर्क में। तो फिलहाल होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रश्नावली 2.2 का। प्रश्न नंबर 1 करना है और प्रश्न नंबर 2 करना है। प्रश्न नंबर 1 बता देता हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया ना। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, ये सारे लिख लेना। 1 2 3 है, फिर है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे लिखने हैं। ठीक है ना, और ये रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए से ए में है। रिलेशन इस तरीके से दे रखा है बच्चों। अब 3x - y बराबर 0 है ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 3x = y, मतलब y = 3x आ जाएगा ना, y बराबर 3x। अब तुम x की वैल्यू रख के तुम, और जैसे मैंने कराया था तुम इसके प्रांत से प्रांत परिसर सब कुछ बना सकते हो, और इसका तीर आरेख बनाना चाहोगे तो तीर आरेख भी इसका बना सकते हो। ठीक है, तीर आरेख बना सकते हो, इसका रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद जो भी चीज़ निकालनी होगी इसमें तुम निकाल सकते हो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ इसी तरीके का एक संबंध है जो नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर वैसे तुम्हें पता है 1 से अनंत तक होती है। ठीक है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा ये देखो y = x + 5 है ना, उसी तरीके से x की वैल्यू रख के देखनी है। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे कि n तो 1 से लेकर अनंत तक होता है तो हम सारी रखेंगे, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, x एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है जिसकी जो क्या 4 से कम है, तो तुम्हें x की वैल्यू 4 से कम प्राकृत संख्या रखनी है। तो 4 से कम बच्चों क्या कौन कौन सी होती है, एक होती है 1 2 और 3। तो इसका मतलब जो पहला वाला तुम समुच्चय जब लोगे ना, पहला वाला समुच्चय, तो उसमें केवल 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है ना, और फिर 1 2 3 यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकालते जाना। तो उसकी मदद से तुम इसका सारी चीज़ें तुम बता दोगे, इसका प्रांत भी बता दोगे और इसका परिसर भी बता दोगे, और इसका जो चित्र है, ठीक है ना, वो भी तुम बना सकते हो, और रोस्टर फॉर्म में भी तुम इसे लिख सकते हो। तो फिलहाल अभी तुम्हें ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पढ़ेंगे।